हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1 में आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 1, यानी कि 10 यूनिट्स में से आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 1 जो है उसको पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम में, हमारे नंबर बढ़ाने में। और इस मतलब कि हर तरह से हमारे लिए जो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। हमारे नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं इसी यूनिट की वजह से, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाना पड़ता है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये वाली यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट जो है ये सबसे मतलब जो 10 यूनिट्स हैं उनमें सबसे आसान सी यूनिट होती है ना। तो आसान तो लगती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था, हमने ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं सिंपल से और बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग को घुमा देते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि पूछिए ही मत। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम सब टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण। ठीक है, यानी कि नए जो शिक्षार्थी हैं, नए जो लर्नर्स हैं, उनके हम अभिलक्षण जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, यानी कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक लर्नर की क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो होनी चाहिए, उनमें क्या क्या अभिलक्षण जो है वो होने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग से हम आज की ये क्लास के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ऐसा पूछा जा गया है क्वेश्चन में कि शिक्षण सिद्धांतों को समझना क्यों आवश्यक है। तो शिक्षण सिद्धांतों को समझना उपरोक्त सभी जो हैं वो सही हैं, जैसे कि प्रभावी शिक्षण के लिए भी हमें शिक्षण सिद्धांतों को समझना होगा, और पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए भी हमें शिक्षण सिद्धांतों को समझना होगा, और शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी हमें शिक्षण सिद्धांतों को समझना होगा। जैसे कि अगर आप 6th क्लास में जा रहे हो तो उसको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, अगर आप 7th में जा रहे हो तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत जो है वो यूज़ करना है। मतलब इसी तरह से हमें सभी शिक्षण सिद्धांतों का जो पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने कौन सा सिद्धांत जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो अधिगम का यानी कि लर्निंग का सबसे उपयुक्त जो अर्थ है वो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, क्योंकि अधिगम की एक जो आप कह सकते हो अधिगम का अर्थ भी इसी चीज़ से लिया जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन कर पाते हो तो उसको मान लो कि आपने उसको लर्निंग करवा दी है। ठीक है, तो अधिगम जो है ये लर्निंग जो है एक छोटा सा वर्ड है वैसे तो, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर पाते हो तो उसको आप कहोगे कि आपने उसको लर्निंग जो है वो करवा दी है। ठीक है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो है वो लर्निंग का सबसे उपयुक्त जो है वो अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण द्वारा एक शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार प्रस्तुत और तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मतलब चीज़ है जिसमें एक शिक्षक जो है वो बच्चे की, ठीक है, एक ज्ञान के को छात्रों के यानी कि बच्चों को उनकी आवश्यकताओं रुचियों के अनुसार जो है वो प्रस्तुत और तैयार जो है वो कर सकते हैं। तो कौन सा है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, एक शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान बच्चे के मन को पढ़ना कि बच्चा जो है किस टाइम उसका पढ़ने का मन है और कौन से तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक शिक्षक के लिए समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो शिक्षक के लिए कौन सी सबसे बड़ी चुनौती होती है इन चारों में से, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ठीक है, तो यही मैं आपको कह रही हूँ पिछले 2-3 क्वेश्चनों में कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको एक इंजॉयफुल बना के, एक
बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना के बच्चों को के सामने प्रस्तुत करना, ये टीचर के लिए बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती होती है। एक तरह से एक टीचर के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी हम बच्चे को जो लर्निंग करवा रहे हैं, उसको एक आनंदप्रद यानी कि उनको इंजॉयफुल बनाना है कि बच्चे जो हैं वो मज़े से सीख पाएँ और उस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा के रख पाएँ। बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो अगर आपने उसको जो है वो सही लर्निंग या सही शिक्षण सिद्धांत यूज़ करके बच्चे को पढ़ा दिया, तो बच्चा जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा एंजॉय करके पढ़ेगा और उसका जो मेमोरी है वो हमेशा के लिए मतलब स्थायी हो जाएगी कि उसने ये चीज़ पढ़ी थी और इस टीचर ने उसको ये चीज़ जो थी वो पढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कक्षा शिक्षक के द्वारा। ठीक है, एक क्लास टीचर जो हैं उनके द्वारा जो है वो सबसे अच्छे तरीके से कक्षा को प्रबंधित जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, ये किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है? ठीक है, तो आजकल आपको पता है जैसे कि बच्चे जो हैं वो 90% या 99%, 96% इस तरह से नंबर जो हैं वो ला रहे हैं, तो बच्चों में एक तरह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना जो है वो उभरती जा रही है। ठीक है, तो ये जो आजकल जो परीक्षा है उसके परिणामों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये वृत्ति जो है ये किस प्रकार की वृत्ति है ये हमने बताना है। तो इस वृत्ति को ए और बी यानी कि दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना, ठीक है, इसके ऊपर हम जो है इसको सही आंसर मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं? ठीक है, तो ऐसे शिक्षक के लिए कौन सा कथन जो है वो सबसे उपयुक्त है? वो कथन है कि वह विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है सबसे उपयुक्त रहेगा एक क्लास टीचर के लिए जो कि कक्षा में सबसे पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साह युक्त जो है वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कक्षा में जनसंख्यांकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सबसे उपयुक्त है? तो वो कौन सा कथन है? वो है मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। ठीक है, ये कथन जो है सबसे उपयुक्त रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा कथन माना जाना चाहिए सही कि यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, तो कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, सभी छात्र जो है वो सजातीय नहीं हैं और विचारों की असहमति स्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए आदर्शवाद। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करना है। नंबर 3 आएगा सबसे पहले आत्मसात होना, नंबर 1 आएगा समायोजित करना, नंबर 2 आएगा रूपांतरण करना, नंबर 4 आएगा भिन्नमत होना। ठीक है, तो ये एक चक्रीय क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम प्राय ये कहते हैं कि दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? जैसा कि हम कहते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता जो है वो बच्चों में पाई ही जाती है, कोई भी दो छात्र जो है वो सेम टू सेम नहीं हो सकते हैं, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें जो है वो एक तरह से विभिन्नता जो है वो पाई ही जाती है। तो ये यहाँ पर बताना है कि किस आधार पर उनमें विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से वो भिन्न हो सकते हैं, योग्यता की वजह से वो भिन्न हो सकते हैं और मनोदृष्टि की वजह से भी वो भिन्न आपस में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कोई भी ऐसा कारक जिसमें अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के लिए कारक कहा जा सकता है? तो सभी को कहा जा सकता है सुदृढ़ीकरण का कारक, जैसे कि प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार और किसी कार्य में सफल होना। बच्चे को आप एक तरह से आप बच्चे की प्रशंसा करते हो तब भी बच्चे के लिए एक सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। और यदि आप सांकेतिक पुरस्कार, ठीक है, एक आप बच्चे को शाबाशी दे देते हो, बच्चे को लिए वो भी पुरस्कार के लिए कार्य करेगा, बच्चे के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने के लिए। उपरोक्त में से किसी भी कार्य में सफल होना, ठीक है। बच्चे को आप एक तरह से बता सकते हो कि अब आप अगर ये वाला टेस्ट कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम या लागू होता है? ठीक है, तो वो होता है प्रेमांक सिद्धांत, ठीक है। प्रेमार्क सिद्धांत। बच्चे ने एक अपना मैथ का होमवर्क जो है वो सभी बच्चों से पहले ही कंप्लीट कर लिया है और उस बच्चे को आप कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलने की परमिशन दे रहे हो, तो ये बच्चे के लिए प्रेमार्क सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? तो मोर्फोग्राफ जो शब्द है वो सुधारात्मक वर्तनी से संबंधित है, यानी कि करेक्टिव स्पेलिंग जो है वो उससे संबंधित है मोर्फोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे के करेक्ट स्पेलिंग जो है वो मोर्फोग्राफ शब्द उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? तो कौन सा कथन है? वो है उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं, विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करना, ठीक है। ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर लिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति में प्रतिबिंबित करता है? तो वो है स्कीमा। स्कीमा इस चीज़ के लिए वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो कौन सा है? नई जानकारी को अपने भीतर ग्रहण करना, आत्मसात करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित में से शब्दों में से क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित शब्दों में से उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग या मचान, ठीक है। स्कैफोल्डिंग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो कौन सा है? नव व्यवहार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, विकसित कर लेता है। तो उसको कहते हैं आत्म प्रभावकारिता, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्वचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो वो है मेटाकॉग्निशन या मेटा अनुभूति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षक प्राय छात्रों की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें प्रेरणा का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सार्थक तथ्यों, नियमों या परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों आदि को वर्णित करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है अर्थ संबंधी स्मृति, ठीक है। सेमांटिक मेमोरी जो है वो ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है इन सभी चीज़ों को याद करने, वर्णित करने के लिए। सार्थक तथ्य, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों आदि को वर्णित करने के लिए अर्थ संबंधी स्मृति यानी कि सेमांटिक मेमोरी जो है वो ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उनकी पुनः प्राप्ति बढ़ाने के ढंग से के संदर्भ में कर सकते हैं? तो वो है मेटा स्मृति, ठीक है। मेटा मेमोरी जो है उसके लिए वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण
प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? तो कौन सा कार्य कर सकता है श्रवण प्रक्रिया को, सुनने की प्रक्रिया को? वो है उपरोक्त सभी, यानी कि अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत उच्च गति या श्रुत विषय वस्तु की क्षति। ठीक है, ये सभी कुछ है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? तो श्रवण जो है उसको, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। किस चीज़ के लिए? संचार के लिए, स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। ठीक है, अगर स्वर जो है वो प्रभावशाली है तो जो एक श्रवण है जो वो संचार का सबसे उपयुक्त जो है वो पहलू माना जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है मूल्यांकन श्रवण। ठीक है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर लिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? तो कौन सा कथन है? किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है किसको? माता पिता को। ठीक है, तो आनुवंशिकता का सारा श्रेय जो है वो माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है, और केवल 50% जो आनुवंशिकता का श्रेय है वो माता पिता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के अधिगम सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा नंबर 4, यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण। नंबर 1, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। नंबर 5, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। नंबर 2, मूल्यांकन। नंबर 3, पुनः शिक्षण। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है शिक्षण प्रक्रिया के सभी सोपान जो है वो व्यवस्थित हो जाएंगे सब। ठीक है, सबसे पहले नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्रम है। इसको आप एक तरह से लिख के याद कर सकते हो कि शिक्षण प्रक्रिया के सोपान जो है वो, उनका क्रम जो है वो क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक छात्र व्याख्यान की अवधि में अब शिक्षण की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से एक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? तो कौन से उपाय करते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि नंबर 1 पर है अपनत्व और समानता की भावना। नंबर 2 पर है चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता। नंबर 3 पर है अनौपचारिक वातावरण। ठीक है, ये सभी जो है ये उपयुक्त संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो किसको कह सकते हैं? कौशल को। ठीक है, जब आप एक तरह से लर्निंग कर रहे हो, आपने उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया है, परमानेंट उसका व्यवहार जो है वो चेंज कर दिया है, तो उसमें जो है वो स्किल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप अगर स्कूटी ही सीख रहे हो, तो जब आप स्कूटी सीख रहे होते हैं तो आप जैसे जैसे सीखते जाते हो तो आप में जो है वो स्कूटी चलाने का स्किल जो है वो डेवलप होता जाता है, तो इसको हम स्किल को सबसे अच्छा अधिगम का परिणाम जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है वो मानसिक विकास को उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? तो कौन से कथन जो है वो करते हैं? मध्य शोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। ठीक है, मध्य शोर तक वृद्धि होती रहती है, उसके बाद जो है वो वृद्धि व समतल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो श्रवण के संदर्भ में सही है? तो श्रवण के यानी कि हेयरिंग के संबंध में सही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हेयरिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, श्रवण जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि सुनना जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है कि हाँ हम सुन सकते हैं, हमारे शरीर में जैसे कि हमें कान दिए गए हैं तो हम सुन सकते हैं बातों को, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो कही जा सकती है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो कथन है ये है सही, नंबर बी। उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा जो है वो समय निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए उपयुक्त कहे जा सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त रहेगा समानानुभूति श्रवण। ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो वर्ड रहने वाला है। ठीक है, जो दूसरे के विचारों को सुनता है और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और भी यूनिट से मेरे पास से ये क्लास चाहते हो या वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास को पूरा ज़रूर देखना है आपने, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर करना है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।